अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम बाय यूजिंग ह्यूमन रोडेंट सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स। जब हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ह्यूमन क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में पढ़ा था, और वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मेथड है उसे ह्यूमन में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो उसका जो कुछ सोल्यूशन था वो था मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह वो के साथ मैप करना। ये एक और एडवांस टेक्निक है जिसमें हम ह्यूमन रोडेंट सोमैटिक सेल हाइब्रिड को यूज़ करते हुए ह्यूमन क्रोमोसोम्स को मैप करते हैं। ठीक है, तो होता ये कैसे है उसकी तरफ चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला जो इसका बेसिक जो है ना ऑब्जेक्टिव वो है असाइनिंग जीन्स टू क्रोमोसोम। सबसे पहले आप इस टेक्निक की मदद से डिफरेंट जीन्स को असाइन करते हैं क्रोमोसोम्स के। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फलां जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है। बाद में हम मैपिंग की तरफ जाएंगे कि मैपिंग इसकी मदद से कैसे हो सकती है। तो हम सबसे पहले असाइन कैसे करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स को। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या टेक्निक है। आप डिफरेंट सेल्स को कल्चर करते हैं, सोमैटिक सेल्स को। ठीक है, डिफरेंट सेल्स को कल्चर करते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। अब इस केस में हम दो तरह के सेल्स ले रहे हैं, एक है ह्यूमन सेल्स, दूसरे रोडेंट सेल जो नॉर्मली माउस से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल और माउस सेल को कल्चर किया जाता है। उनके जो सेल्स हैं उन्हें हाइब्रिडाइज किया जाता है। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि आपने उनके सेल्स को बाद में हाइब्रिडाइज करना है। ऐसे सेल्स बनाने हैं जिनमें दोनों तरह का जीनोम आ जाए। ठीक है, अब ये ह्यूमन जीनोम मैपिंग में काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ किया गया, लेकिन ये डिफरेंट एनिमल सिस्टम्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल्स लेने हैं जिनको कल्चर में आपने ग्रो किया हुआ है। दूसरा आपने इसमें जो यूज़ करना है दैट इज़ अ वायरस कॉल्ड सेंडाई वायरस। ठीक है, इस वायरस की क्या खूबी है, इस वायरस की खूबी ये है कि इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा सेल्स के साथ एक टाइम पे अटैच कर सकता है। लेकिन ये चीज़ आपने नोट करनी है कि वायरस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जब आप चाह रहे हैं कि ये दो डिफरेंट सेल्स के साथ अटैच करें, देन ऑब्वियसली दोज टू सेल्स शुड बी लाइंग एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, ताकि दरमियान में वायरस जो है वो आगे फंस सके, दोनों के साथ आगे अटैच कर सके। तो जब इतने ज़्यादा क्लोज सेल्स होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज, दरमियान में सिर्फ एक वायरस है जो उनके साथ अटैच कर रहा है, तो वो सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा होती हैं करीब कि वो फ्यूज़ कर जाती हैं। सेल्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, उनके जो इंटरनल कंटेंट्स हैं साइटोप्लाज्म वो मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले सेल के जो बाकी कंटेंट्स हैं वो मिक्स होंगे, और इवेंचुअली ये होगा कि जो न्यूक्लियाई हैं वो भी फ्यूज़ होंगे। ठीक है, each antivirus has several points of attachment, so it can simultaneously attach to different cells if they happen to be close together. ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा क्लोज होना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में जैसे एक वायरस है विच इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, उसका साइज़ आपको पता है कि नैनोमीटर्स में होता है वायरस का। ठीक है, in fact the membranes of the two cells may fuse together and the two cells become one. ठीक है, वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, एक ही सेल बन जाता है। तो स्टार्ट में वो क्या हो जाएंगे, अब बाई न्यूक्लिएट हेट्रोकैरियन, एक ऐसा सेल जिसमें दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हैं, दो डिफरेंट तरह के जीनोम्स मौजूद हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई में। ठीक है, लेकिन वो बाहर से एक सेल बन चुका है। ठीक है, तो पहले सबसे आप एक बाई न्यूक्लिएट हेट्रोकैरियन बनाते हैं इस मेथड से। उसके बाद क्या होता है, इफ द सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन एंड
mouse cells are mixed together in the presence of Sendai virus that has been inactivated by UV light। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने वायरस को UV लाइट से इनएक्टिवेट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपने ह्यूमन और माउस सेल उनको उस वायरस की मौजूदगी में आपने मिक्स कर देना है। ठीक है, दी वायरस कैन मीडिएट फ्यूजन ऑफ द सेल फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, वो अब मीडिएट करेगा उनकी फ्यूजन को, जिस तरह से मैंने बताया कि जब वो इतने ज़्यादा क्लोज आते हैं वो अटैच करता है तो वो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। उससे क्या होगा, वही आपके हेट्रोकैरियोन्स बनेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, जो मैंने बताया कि उनके न्यूक्लियाई भी मिक्स हो जाएंगे। और होगा क्या, फिर एक ही न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमन और माउस दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स कौन से हैं। दे आर रिकग्नाइजेबली डिफरेंट इन नंबर एंड शेप। ठीक है, नंबर भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है दोनों की। अब ऐसे जो हाइब्रिड सेल्स बन गए हैं उन्हें आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी में से। उनके अंदर जो दोनों क्रोमोसोम सेट्स हैं दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। हाउएवर इन द कोर्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेल्स डिवीजन्स, हाँ होता क्या है, जब बाद में मज़ीद सेल डिवीजन्स होती हैं तो उनमें सम हाउ ऑल ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर एलिमिनेटेड वन बाय वन। ठीक है, वो एक एक करके वो सारे क्रोमोसोम जो ह्यूमन के हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं एंड इवेंचुअली सिर्फ माउस क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। तो ये एक है, जिस तरह से आपने पहले एस्परगिलस में हैप्लॉइडाइजेशन पढ़ा था, जब आपने वो हाइब्रिड सेल उसमें भी बनाए थे तो इवेंचुअली उसमें से एक जो थे क्रोमोसोम्स वो एलिमिनेट होते जाते थे। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आता है कि बाद में ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि कोई ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिससे ह्यूमन क्रोमोसोम्स एलिमिनेट ना हो, या एटलीस्ट सारे के सारे ना हो। जो क्रोमोसोम आपको रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर मौजूद रहे वो उसके अंदर ही रिटेन्ड रहे। ठीक है, उसके लिए अब क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये वो मेथड है जो अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी मदद से ये इनको मिक्स किया जाता है। अब ये देखें, जिस तरह से ये ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, जैसे माउस ट्यूमर सेल्स हैं, उनको आपने जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि इस तरह से फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद इस तरह से हेट्रोकैरियन बनेगा और इवेंचुअली ये हाइब्रिड सेल बनेगा जिसमें एक ही न्यूक्लियस में दोनों तरह के जो क्रोमोसोम्स हैं वो मौजूद होंगे। करते आप कैसे हैं, इस तरह से बैटरी प्लेट्स में आप इनको कल्चर करवाते हैं। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वायरस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड जब होती है तो आप उसमें से जो हाइब्रिड सेल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ हाइब्रिड ऑन टू फॉर्म कॉलोनी। इस तरह से उनकी फिर जो है वो कॉलोनीज बन जाती हैं। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिसके अंदर दोनों तरह के क्रोमोसोम्स एक ही न्यूक्लियस में मौजूद होंगे, वो हाइब्रिड कॉलोनी होगी। तो आप उनको अलग कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कैसे रोकना है उसमें से ह्यूमन क्रोमोसोम्स को एलिमिनेट होने से, कि ये जो सारे के सारे जो एलिमिनेट हो रहे हैं ये सारे एलिमिनेट ना हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है फिर, आप चाहते ये होते हैं कि एक पार्शियल हाइब्रिड बना रहे। ठीक है, पार्शियल का मतलब ये कि उसमें सारे क्रोमोसोम ह्यूमन के वाले ना हों, लेकिन जिसको आप मैप करने जा रहे हैं या जिस क्रोमोसोम के ऊपर आप कोई जीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद रहे। अब आप करते क्या हैं, सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा जीन है जो आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब किया क्या जाता है, आप सिलेक्टिव टेक्निक एक अप्लाई करते हैं। ठीक है, करते क्या हैं, सेल्स आर म्यूटेंट फॉर सम बायोकेमिकल फंक्शन। ये जो आप सेल्स इसमें यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करते हैं जिनमें कोई एक फंक्शन मिसिंग हो, ऐसे म्यूटेंट सेल्स जो किसी एक फंक्शन के लिए मिसिंग हो और वो वाला फंक्शन दूसरे जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं दूसरे सेल से वहाँ से मिल सकता हो।
मसलन अगर एक तरह की प्रोटीन ह्यूमन सेल नहीं बना पा रहा तो वो माउस सेल बनाए, और अगर कोई दूसरी प्रोटीन है जो माउस सेल नहीं बना पा रहा, जो माउस के जो क्रोमोसोम है वो नहीं बना पा रहे, वो वाला सेल नहीं बना पा रहा, तो वो उसे कम्प्लीमेंट करेगा ह्यूमन क्रोमोसोम का जो सेट है वो। ठीक है, तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिससे कि वो एटलीस्ट किसी एक फंक्शन का जो क्रोमोसोम है वो उसके अंदर मौजूद रहे ताकि ग्रोथ होती रहे कल्चर की। ठीक है, तो इस तरह के आप सेल्स यूज़ करते हैं उसमें। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला फंक्शन है जो जिसके लिए म्यूटेंट सेल्स आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, अब उसकी एक एग्जांपल आगे आपको बताता हूँ। जैसे ये एक सिलेक्टिव सिस्टम है जिसमें क्या किया गया है कि जो डीएनए प्रोडक्शन है ना सेल्स के अंदर, उसको यूज़ किया गया है इसमें। सेल्स के अंदर डीएनए दो तरह से प्रोड्यूस होता है। एक तो होता है वो डीनोवो। डीनोवो का मतलब ये है कि पहले है ही नहीं, नया डीएनए बन गया। ठीक है ना, फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो मौजूद है, उनसे आपने नया डीएनए बना दिया। ठीक है, और दूसरा होता है कि पहला वाला जो एक स्केलेटन डीएनए मौजूद है उसके साथ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आप बना लो। ठीक है, दूसरा ये मेथड है। अब थ्रू अ सॉल्वेज पाथवे, थ्रू अ सॉल्वेज पाथवे दो हैं, एक है डिनोवो, दूसरा सॉल्वेज पाथवे। अब किया क्या जाता है, सबसे पहले तो आपने रोकना है डिनोवो वाले प्रोसेस को ताकि डिनोवो डीएनए ना बन सके। ठीक है, अब डिनोवो को किस तरह से रोका जाता है, एक केमिकल यूज़ किया जाता है अमाइनो टेरिन। ठीक है, दैट ब्लॉक्स दी डिनोवो सिंथेसिस पाथवे। इससे नया डीएनए तो नहीं बनेगा जब आप ये केमिकल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, टू एसेंशियल साल्वेज एंजाइम। ठीक है, दो ऐसे एंजाइम थायमिडीन काइनेज टीके एंड हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफिरेज, जिसे कि आप HGPRT भी कहते हैं। ठीक है, इनका सिस्टम यूज़ किया जाता है। दे आर रेलिवेंट टू द सिस्टम। ठीक है, होता क्या है, ये दोनों करते क्या हैं, जो टीके है ना ये कन्वर्ट करवाता है थाइमीन को थाइमिडिलिक एसिड में, जो कि एक डीएनए प्रिकर्सर है। अब ये डीएनए प्रिकर्सर बनेगा तो डीएनए आगे बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से हाइपोजेंथिन उसको कन्वर्ट करता है इनोसिनिक एसिड में HGPRT। अब ये भी एक डीएनए प्रिकर्सर है। अब ये दोनों डीएनए प्रिकर्सर जब मौजूद होंगे तो आगे डीएनए बनेगा, आगे ग्रोथ उसके बाद ही पॉसिबल है। ठीक है, किया क्या जाता है कि एक जो माउस सेल लाइन ऐसी बनाई जाती है जो कि म्यूटेंट है, जिसके अंदर के वो टीके नहीं बना सकता, टीके एंजाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, दे आर अनेबल टू मेक टीके। ठीक है, वो टीके एंजाइम नहीं बना सकते। इस तरह से उनका ये वाला जो पाथवे है ये रुक चुका है, वो ये वाला डीएनए प्रिकर्सर थाइमिडिलिक एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा ह्यूमन सेल लाइन एक बनाई जाती है जो कि म्यूटेंट है, जिसमें कि हाइपोजेंथिन एंजाइम नहीं बन सकता, लेकिन माउस सेल ये बना लेता है। ठीक है, और इधर टीके एंजाइम ह्यूमन सेल बना लेता है लेकिन माउस सेल नहीं बना पाता। अब ऑब्वियसली ये दोनों तरह के सेल्स, अगर आप इनको अपने पास से एंजाइम नहीं देते तो ये आगे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बनाते हैं इनका हाइब्रिड। ठीक है, ऑब्वियसली जो हाइब्रिड सेल्स बनेंगे, सबसे पहले तो माउस जो है उसके अंदर टीके माइनस है। ठीक है, ये होमोजाइगस है इस एलील के लिए, जिसका मतलब है कि अब इसके अंदर टीके एंजाइम बनाने की एबिलिटी नहीं है, जबकि ये पॉजिटिव इसके अंदर वाइल्ड टाइप एलील्स मौजूद हैं HGPRT के। ठीक है, तो ये बना सकता है। ह्यूमन जो है वो टीके बना सकते हैं लेकिन HGPRT नहीं बना सकते क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है इस काम के लिए। ठीक है, इनका जब हाइब्रिड बनेगा, जो हाइब्रिड सेल होगा उसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, उसके अंदर ये वाला वाइल्ड टाइप एलील भी आ जाएगा इसका, उसके अंदर ह्यूमन की तरफ से ये वाला वाइल्ड टाइप एलील भी आ जाएगा। तो
जो हाइब्रिड सेल होगा वो ग्रो कर सकेगा, ठीक है, वो डीएनए बना सकेगा, ठीक है। अब जब आपके पास हाइब्रिड बन गया, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम एलिमिनेट होना शुरू होते हैं, ठीक है, एलिमिनेट होते चले जाएंगे, बट द क्रोमोसोम विच कंटेन्स द जीन फॉर टीके विल बी रिटेन, ठीक है। वो वाला क्रोमोसोम जिसके ऊपर टीके बनाने के लिए जीन मौजूद है वो सिस्टम के अंदर रिटेन्ड रहेगा, ठीक है, ताकि ग्रोथ होती रहे। बाकी सारे के सारे क्रोमोसोम एलिमिनेट होते चले जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट नीडेड इन दैट सिस्टम, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते चले जाएंगे। इस तरह आपके पास एक सिलेक्टिव किस्म का हाइब्रिड बन जाएगा जिसके अंदर वही क्रोमोसोम होगा जो आपने उस जीन को फाइंड आउट करने के लिए रखा था। अब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं आप हैट मीडियम। टू कंटिन्यू टू ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग हाइपोजेंथिन अमाइनोटेरिन एंड थाइमिडीन हैट मीडियम, a hybrid culture must retain at least one of the human chromosomes that carries the TK plus allele, ठीक है, जिसके अंदर भी TK प्लस एलील मौजूद है वो वाला क्रोमोसोम उसके अंदर रहेगा। अब जब आपके पास ऐसा हाइब्रिड बन गया जिसके अंदर वो क्रोमोसोम मौजूद है, लकीली दी प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम फ्रॉम द फ्यूज सेल लाइंस कैन बी फॉलोड अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ह्यूमन और माउस क्रोमोसोम्स को, उनके नंबर को, उनके साइज़ को और उनके डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न्स को, ठीक है। डिफरेंट डाइज यूज़ की जाती हैं जैसे कि क्विनाक्रीन एंड जिम्सा, ठीक है, ये आपको डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न देती हैं क्रोमोसोम्स का, ठीक है। आप साइज़, पोजीशन और बैंडिंग पैटर्न की हेल्प से क्रोमोसोम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। दीज बैंडिंग पैटर्न्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड इनवेरिएंट फॉर ईच क्रोमोसोम, ठीक है, हर क्रोमोसोम का अपना होता है, चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम रिटेन रहा है और उस सारे में ह्यूमन क्रोमोसोम है कौन सा, ठीक है, आप उसको ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर टीके एलील मौजूद है, टीके प्लस एलील मौजूद है। इसी तरह से बहुत सारी सेल लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है, हर एक में डिफरेंट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। अब हर एक में आप टीके और ये दूसरा जो SGPRT एलील को नहीं यूज़ करते, ठीक है, आप डिफरेंट मार्कर्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट जीन्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट सेल लाइंस बनाते हैं और इवेंचुअली a bank of lines is produced that contains in total all human chromosomes, ठीक है। आपके पास ऐसी लाइंस बन जाती हैं जिनमें तकरीबन सारे के सारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स के लिए अगर आप बना रहे हो तो आपके पास 23 सेल लाइन हो सकता है बन जाए, ठीक है। इस तरह से आप आगे जाके पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट ज़्यादा ट्रेड्स के लिए भी कर सकते हैं, क्रोमोसोम बेशक उतने नहीं रहेंगे। ये है जो मैंने आपको बैंडिंग पैटर्न दिया कि वो क्या होता है, आप कैसे देखते हैं। ये जिस तरह से फिश, ठीक है, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जिस तरह से आपको क्रोमोसोम्स ह्यूमन नज़र आते हैं, मैंने सिर्फ एक पिक्चर दी है, जो बुक के अंदर पिक्चर थी वो मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो शो कर रही है कि हर क्रोमोसोम का अपना एक बैंडिंग पैटर्न है, हर एक आपको डिफरेंट तरह से नज़र आता है, ठीक है। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको अपने कल्चर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम जब हमारे पास एक कंप्लीट बैंक ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाता है तो हम जीन्स या मार्कर्स जो हमने यूज़ किए थे, जिनके लिए हमने वो सेल लाइन्स बनाई थी, हम उनको असाइन कर सकते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा टीके वाला जो एलील है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोम 4 के साथ ये एसोसिएटेड है ये वाला जीन। इसी तरह से हर एक के लिए कहेंगे। जिस तरह से उन्होंने ये एक टेबल दिया हुआ है, अगर हम इस पर गौर करें, उन्होंने ये डिफरेंट सेल लाइन्स बनाई हैं ABCDE, ठीक है। डिफरेंट सेल लाइन्स बनाई हैं
और इसके बाद उन्होंने 4 जीन्स को 3 क्रोमोसोम्स के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर हम इस पर गौर करें, ह्यूमन जीन जो 1 है वो सेल लाइन ए में और डी में मिल रहा है हमें। अगर देखें तो 3 भी सिर्फ सेल लाइन ए और डी में ही मिला है। इट अपीयर्स दैट बोथ दीज आर लिंक्ड, लेकिन ये डाटा कम है हमारे पास। ठीक है, ये जस्ट दिखाने के लिए, अगर हमारे पास ये बहुत सारी सेल लाइन्स हों और हर बार यही हो कि ए और डी, या ए और डी की बात नहीं है, मतलब कि 1 और 3, ठीक है, हो सकता है डी में उसके बाद किसी और एफ में किसी और में मिल जाए, ठीक है, लेकिन हमेशा 1 और 3 एक साथ ही आते रहें, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ दीज आर लिंक्ड, दे आर प्रेजेंट ऑन प्रोबेबली सेम क्रोमोसोम। ठीक है, एक तो ये हमें पता चल रहा है इससे। अब हमने देखना है ये क्रोमोसोम कौन सा है, कोई ऐसा है जो जिसके साथ ही ये आ रहे हैं। तो देखें तो जब हम गौर करते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 पे, तो जहाँ पे 2 आ रहा है, हमें 2 मिला है, वहाँ पे ही हमें 1 और 3 भी मिलेंगे। और अगर ये ज़्यादा सारा डाटा होगा तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट जीन नंबर 1 and 3 आर लिंक्ड एंड दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2। समझ आ रही है इस चीज़ की? तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट जीन्स को। ठीक है, इसी तरह से जीन नंबर 2 जो है ये हमें बी सेल लाइन में मिला है, डी में भी मिला है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये लगता है कि जैसे मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे 1 है वहाँ पे ही ये 2 है, दोबारा 1 जहाँ पे है वहाँ पे फिर 2 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मौजूद है। इस तरह से अगर हमारे पास डाटा और ज़्यादा होता चला जाएगा तो हम और ज़्यादा श्योर हो सकेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब तक हमने जितना भी स्टडी किया उससे तो हमने ये पता चला लिया कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे मौजूद है, बट दैट इज़ नॉट मैपिंग। ठीक है, दैट इज़ असाइनिंग जीन्स टू क्रोमोसोम। हमने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे से कितने फासले पे मौजूद हैं, इनकी पोजीशन क्या है, सेंट्रोमियर से कितने फासले पर हैं, एक दूसरे से कितने कितने फासले पे मौजूद हैं, कौन सा अगर एक के ऊपर मौजूद है तो ज़ाहिर लिंक्ड है, लेकिन ये लिंकेज जो है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने फासले पे मौजूद हैं, इस चीज़ का हमें अभी कोई पता इससे नहीं चला। तो मैपिंग फिर कैसे करेंगे इसकी? ठीक है, ह्यूमन वुडन सेल हाइब्रिड जो हैं वो असाइन तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है मैपिंग के लिए। एक्सटेंड कैसे किया जाता है, उसमें आप क्या करते हैं, एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रोमोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। क्रोमोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, फर्स्ट सैंपल्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर आइसोलेटेड। हर एक अलग अलग क्रोमोसोम के लिए सैंपल्स जो आप आइसोलेट कर लेते हैं। कैसे? बाय फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड क्रोमोसोम सॉर्टिंग, FACS, फैक्स। ये क्या टेक्निक है, इसकी मदद से आप पहले क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करता है ये? अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि जी सबसे पहले आप ना मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, उनको क्योंकि स्टेन करना आसान है, उन आते हैं थिक होते हैं, नज़र आते हैं, स्टेन करना आसान है, आपको पता चल जाता है। अब 2 डाई इस्तेमाल करते हैं जिनसे उन्हें स्टेन करते हैं। एक डाई जो है वो AT रिच रीजन्स के साथ जाके बाइंड करती है, दूसरी जो है वो GC रिच रीजन्स के साथ जाके बाइंड करती है। दोनों डाइस जाके बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, सेल्स आर डिसरप्टेड टू लिबरेट होल क्रोमोसोम्स इनटू लिक्विड सस्पेंशन। क्या करते हैं आप, सेल्स को डिसरप्ट करते हैं ताकि लिक्विड सस्पेंशन जो आपके पास है उसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स कलेक्ट हो जाएं सबसे पहले। फिर इस सस्पेंशन को कन्वर्ट किया जाता है एक स्प्रे में, और स्प्रे की जो कंसनट्रेशन है वो इस तरह की होती है कि हर जो स्प्रे ड्रॉपलेट है उसके अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद होता है। हर स्प्रे ड्रॉपलेट में एक क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक, मैंने आपको बताया, बैंडिंग पैटर्न होता है, तो वो सारे अपनी अपनी अलग फ्लोरेसेंस देते हैं। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस को एक साइड करने के लिए इन्हें सबसे पहले गुजारा जाता है लेज़र बीम में से।
जितने भी आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं इनको गुजारा जाता है लेज़र बीम में से, जिससे कि फ्लोरेसेंस जो है वो एक्साइट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे एक लेंस होता है जो डिटेक्ट करता है उस फ्लोरेसेंस को। लेंस होता है जो कि उस फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करता है, और उसके आगे होती हैं दो प्लेट्स, डिफ्लेक्टर प्लेट्स। ये प्लेट्स फिर क्या करती हैं कि उनमें से जो आपके रिक्वायर्ड क्रोमोसोम्स हैं जिनमें वो वाला बैंडिंग पैटर्न मौजूद है, वो वाली फ्लोरेसेंस मौजूद है जो आपने से दिया हुआ है इस प्रोग्राम को, वो फिर उन क्रोमोसोम को सॉर्ट करके अलग कर देता है। ठीक है, वो वाली प्लेट्स, ये देखिए ये फिगर है उसकी। आपने सैंपल स्ट्रीम दी है यहाँ से, फिर लेज़र बीम्स हैं जहाँ पे जाके वो जो सैंपल है इसमें वो ड्रॉपलेट मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, यहाँ लेज़र बीम के अंदर जाके वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद यहाँ पे जो है लेंस वो डिटेक्ट करता है, चार्जिंग कॉलर में से गुजरते हैं ताकि ये पार्टिकल चार्ज हो जाए। डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती हैं, ये फिर जो आपने करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि ये वाले क्रोमोसोम हमने अलग करने हैं, वो उनको फिर अलग करके इसमें उस कलेक्शन ट्यूब के अंदर ले आते हैं, सॉर्टेड क्रोमोसोम्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट कलेक्शन ट्यूब्स बनाते हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स की। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स की आप बनाते हैं कलेक्शन ट्यूब। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपने क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया। ठीक है, देन अ सैंपल ऑफ वन स्पेसिफिक क्रोमोसोम अंडर स्टडी इज एडेड टू रोडेंट सेल्स। अब आपने उस एक क्रोमोसोम्स के जो हैं सेल्स, वो क्रोमोसोम के जो सैंपल लिया, उन क्रोमोसोम्स को, अब वो पूरे सेल्स नहीं हैं, वो क्रोमोसोम्स हैं, वो आपने ऐड करने हैं कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास रोडेंट सेल्स हैं। अब रोडेंट सेल्स क्या करेंगे, उन क्रोमोसोम्स को इंगल्फ करेंगे। जब इंगल्फ करेंगे तो क्रोमोसोम्स उनके अंदर चले जाएंगे। अब या तो फुल क्रोमोसोम्स अंदर जाएंगे या उनके फ्रैगमेंट्स जाएंगे, ये अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे रोडेंट न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद अब आपने क्या करना है, कोरिलेशंस बनाने हैं कि जो अब फ्रैगमेंट्स अंदर गए हैं उस क्रोमोसोम के, उसके ऊपर कौन कौन से आपके जीन्स मौजूद हैं। अब आपने उनकी मदद से वही जो सिस्टम पहले अप्लाई किया था, वो डिफरेंट सिस्टम्स आपने अप्लाई करके या डिफरेंट मार्कर्स अप्लाई करके अब आपने टेस्ट करना है कि जो अब आपने क्रोमोसोम अप्लाई किया उसके जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के, अब जो जहन में जो इसकी जो थ्योरी है वो ये है कि जितने ज़्यादा वो डिफरेंट मार्कर्स एक दूसरे के क्लोज होंगे, डिफरेंट एलील्स या डिफरेंट जीन एक दूसरे के क्लोज होंगे, वो उतना ही ज़्यादा रिटेन्ड रहेंगे। आपके पास अब डिफरेंट सेल्स होंगे रोडेंट्स, आपने हर एक को एनालाइज करते जाना है और आपने हर बार ये देखना है कि किस सेल के अंदर कौन कौन से जो हैं जीन्स वो इकट्ठे रिटेन्ड हो रहे हैं, इकट्ठे उसके अंदर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, मसलन सेल नंबर जो रोडेंट सेल नंबर 1 है उसके अंदर 2 जीन आपको मिलते हैं। ठीक है, जो दो इकट्ठे रहे हैं। 5 के अंदर भी ऐसा ही होता है, 6 के अंदर भी ऐसा ही होता है, 10 के अंदर भी। जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी कि ये इकट्ठे रह रहे हैं, इसका मतलब है ये इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली थी, इस तरह से आप यहाँ पे भी उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करेंगे और आप उनका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे उनकी बेसिस पे कि जितने ज़्यादा ये रिटेन रहते हैं दो अलग अलग जीन्स एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब जितनी उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इकट्ठे रह रहे हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है जी उनके दरमियान। अब ये है ऐसा एक क्रोमोसोम मैप जो इस तरह से बनाया जा सकता है। ये क्रोमोसोम 1 है, ह्यूमन क्रोमोसोम 1। उसका समझ तो नहीं आपको आएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर थी, मैंने छोटी करके यहाँ पे की है। इस तरह से ये ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम का मैप है जो इस तरह से बन सकता है। अच्छा, एक मेथड ये था जो अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा मेथड कौन सा है जी, इरेडिएशन एंड फ्यूजन जीन ट्रांसफर, IFGT। ठीक है, ये एक्सटेंशन है उसी की क्रोमोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की, जो हमने पहला मेथड पढ़ा है उसी की एक एक्सटेंशन है। इसका मकसद क्या है कि ये हमें ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मैप देती है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमें ज़्यादा क्लोज जो जीन्स हैं वो भी अलग करके देती है। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा हमें एक्यूरेट मैप देती है, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मैप देती है। दूसरा, इसमें सैंपल साइज़ कम भी हो तो भी हाई रेजोल्यूशन मैप मिलता है। ठीक है,
और इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले आप ह्यूमन सेल्स जो है ना उनको इरेडिएट कर देते हैं। इससे 3000 रेड्स ऑफ एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज से आप उसे रेडिएट करते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद इन इरेडिएटेड सेल्स को आप फ्यूज़ करवाते हैं रोडेंट सेल्स के साथ, और होगा वही काम जो इससे पिछले मेथड में हुआ कि जब वो क्रोमोसोम अंदर जाते हैं तो जाके वो इनकॉर्पोरेट होते हैं माउस के अंदर। यहाँ भी वही होगा, इधर भी वही होने जा रहा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं वो जाके उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं माउस सेल के अंदर, माउस जीनोम के अंदर, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होते हैं। अब वही मेथड है यहाँ भी कि अब आपने फिर वही करना है, आपने वो कोरिलेशन ही ड्रॉ करने हैं बाय को रिटेंशन ऑफ 2 और मोर जीन, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कौन कौन से 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स हैं जो हमेशा इकट्ठे रिटेंशन की हो रही है, इकट्ठे वो रिटेंड हो रहे हैं माउस के अंदर, ठीक है। आपने चेक करते जाना है उनके डिफरेंट के एक्सप्रेशंस को, जीन एक्सप्रेशन को, और आपने देखना है कि कौन कौन से जीन हैं। मसलन आपने नोट ये किया है कि फॉर एग्जांपल एक मिनट, फॉर एग्जांपल आपके पास जो जीन ए है ना, ए बी, ये 2 जीन्स हैं। आपने ये देखा कि ये सेल नंबर 1 में इकट्ठे आए, सेल नंबर 4 में इकट्ठे आए, सेल नंबर 10 में इकट्ठे आए, सो वन एंड सो फोर्थ। आपने इनकी फ्रीक्वेंसी देखते जाना कि ये हमेशा इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, बार बार ये इकट्ठे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दे आर लिंक्ड। तो आप एक मैपिंग यूनिट है CR3000, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमॉर्गन, 0.1 मैपिंग यूनिट्स, ठीक है, उनके इक्वल है ये। इससे आप वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते जाते हैं कि वहाँ पे आप 1 सेंटीमॉर्गन तक कर रहे थे, यहाँ 0.1 सेंटीमॉर्गन तक भी जो एक दूसरे से अलग अलग लोसाई हैं, आप उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप ज़्यादा फाइन मैपिंग, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। करते वही इसकी फिगर आ गई, ठीक है। एक्सरे आपने अप्लाई किया, ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, फिर आपने रोडेंट के साथ इनको फ्यूज़ कर दिया तो वो उसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्रेशन चेक करते जाते हैं और को रिटेंशन को कैलकुलेट करते हैं, को रिटेंशन ऑफ ह्यूमन मार्कर्स, ठीक है। को रिटेंशन का मतलब है कि उनका इकट्ठे रिटेन्ड रहना एक जगह पे, ठीक है, माउस के अंदर जो रिटेन्ड रह रहे हैं लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं, हमेशा इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर आप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ 100 to 200 हाइब्रिड्स जो है ना वो काफ़ी हैं CR3000 मैप के लिए, मतलब कि इतनी हाई रेजोल्यूशन के लिए वो काफ़ी, उनकी जो इनकी जो है विद ए 10 फोल्ड बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन है। क्योंकि ये देखिए ना, वहाँ पे 1 सेंटीमॉर्गन था मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे 0.1 है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा रेजोल्यूशन है इसकी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। तो मैसेज इसमें क्या है जी, कोरिलेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ ह्यूमन मार्कर्स एंड क्रोमोसोम्स इन हाइब्रिड रोडेंट ह्यूमन सेल लाइंस अलाउज क्रोमोसोमल असाइनमेंट ऑफ मार्कर्स, ठीक है। आपको आप असाइनमेंट ऑफ जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर कर सकते हैं अगर आपको कोरिलेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ ह्यूमन मार्कर्स मिल जाती है तो, ठीक है, कि कितने वो ह्यूमन मार्कर्स रिटेंड रहे। लेकिन अगर आप को रिटेंशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन मार्कर्स स्टडी कर लेते हैं इन एक्स इरेडिएटेड हाइब्रिड, तो आप हाई रेजोल्यूशन मैपिंग भी कर सकते हैं क्रोमोसोमल लोसाई की, ठीक है। समझ आएगी क्या नहीं? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।